हाँ जी, इकोनॉमी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हम इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं 2019-20 और उसमें हम वॉल्यूम 2 पर हैं। आज हमारा चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 का नेम है मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। मॉनेटरी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशंस के बारे में समझेंगे। हमने इसके रिलेटेड बहुत से कंसेप्ट पहले आपको वॉल्यूम 1 में और वॉल्यूम 2 के अदर चैप्टर्स में समझाए हैं। हमारा कैश रिज़र्व रेशियो, रेपो रेट, रिज़र्व रेपो रेट, फिर मॉनेटरी एग्रीगेट्स जिसमें हम डिफरेंट टाइप की मनी, रिज़र्व मनी, ब्रॉड मनी, नैरो मनी, M0, M1, M2, M3 हमने बहुत अच्छे से समझाए हैं हमारे इकोनॉमी के पिछले लेक्चर्स में। पिछले लेक्चर्स मैंने इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जो लेक्चर्स हैं उनमें ये बहुत डिटेल में बताया गया है। अच्छे समझने के लिए उनको सुनिए, समझिए। आज के लेक्चर को मर्यादा में रखते हुए जो चीज़ें समझानी होंगी वो हम समझाएंगे। देखिए, लिक्विडिटी वर्ड बार बार आएगा इस चैप्टर में और चैप्टर का पूरा फोकस लिक्विडिटी के ऊपर ही है कि लिक्विडिटी कितनी मौजूद रही मार्केट में। लिक्विडिटी का मतलब आप यहाँ से समझ लीजिए कि पैसे के मामले में तरलता कितनी रही बाज़ार में। मुद्दा ये है, लिक्विडिटी का मतलब ये है कि आपके हाथ में पैसा कितना का रहा। यदि पैसा आपके हाथ में कम रहा, बाज़ार में पैसा कम है, तो इसका मतलब लिक्विडिटी की कमी है। यदि बाज़ार में आपके हाथ में पैसा अधिक है तो समझ लीजिए कि लिक्विडिटी काफ़ी है। अब लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पर यह है कि जो लोग निवेश करना चाहते हैं, क्या उन्हें निवेश करने के लिए आसानी से कैपिटल मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। अगर हाँ, पैसा होगा, बैंकों में अच्छा खासा पैसा पड़ा होगा, तो वो आपको ईज़िली लोन भी देंगे, ब्याज दर कम रहेगी। तो लिक्विडिटी अच्छे होने का ये नतीजा है कि सस्ती ब्याज दर पर आपको लोन मिल जाएगा, आप निवेश करेंगे और फिर उसकी वजह से जो भी चीज़ों की डिमांड आप क्रिएट करेंगे इन्वेस्टमेंट के दौरान, चाहे आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके दौरान किसी भी तरह के रॉ मटेरियल की आपने रिक्वायरमेंट रखी या फिर किसी भी तरह की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट आपने रखी, कोई स्टोन कॉन्ट्रैक्टर है, कोई बिल्डिंग वर्कर है, एवरीथिंग एनीथिंग, आप एक तरह की इन्वेस्टमेंट करके डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। और इस डिमांड की वजह से जब उन लोगों को आप काम देंगे तो उनको जब आप सैलरीज़ देंगे, उनके रेम्यूनरेशंस देंगे, उसकी वजह से वो कंजम्पशन को रेज़ करेंगे, वो फर्दर उनकी परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से चीज़ों की डिमांड क्रिएट करेंगे और जिन चीज़ों की डिमांड वो क्रिएट करेंगे वो चीज़ें भी फर्दर कहीं पे प्रोड्यूस ही होंगी। इसकी वजह से अर्थव्यवस्था का एक पहिया जो है वो चल पड़ता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसकी वजह से होता ये है कि मनी मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती है। बैंक के पास एक पैसा था, बैंक ने उस पैसे को लोन में दिया, जिसको लोन में दिया उस पर्सन ने उसी पैसे का इस्तेमाल करके उसे इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करके एक घर बनाया। उस घर को उसने अपने प्रॉफिट का मार्जिन रख करके सेल किया और उसकी वजह से उसने कई लोगों को रोज़गार भी दिया, लेकिन उसने प्रॉफिट भी कमाया। तो जितना लोन लिया, लोन भी वापस किया, उस पर मुनाफा भी कमाया और लोगों को रोज़गार भी दिया, रॉ मटेरियल की डिमांड भी क्रिएट की। तो एक तरह से बैंक के ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि वो मनी को क्रिएट करते हैं। एक वर्ड ऐसा यूज़ होता है। तो बैंक्स जो कितना लोन दे पा रहे हैं, कितना मनी को क्रिएशन कर पा रहे हैं, कितना उद्योग धंधों का विकास हो रहा है, पैसा कितने हाथों से गुजर रहा है, ये मनी सर्कुलेशन का एक आस्पेक्ट है कि पैसा हाथों में घूमते रहना चाहिए। मनी मल्टीप्लाई होती है। मनी मल्टीप्लायर आस्पेक्ट है ये कि जो भी रिज़र्व मनी है उस रिज़र्व मनी पर कितनी ब्रॉड मनी बैंक्स क्रिएट कर पाए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ब्रॉड मनी टू रिज़र्व मनी कंसेप्ट इसे मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। ये भी हम समझेंगे। ये पूरा एस्पेक्ट इस लेक्चर का लिक्विडिटी पर ही है कि लिक्विडिटी कम है या ज़्यादा, और लिक्विडिटी कम है तो क्या किया जाए, ज़्यादा है तो क्या किया जाए, इसका महंगाई से क्या संबंध है, और फिर सारे एस्पेक्ट इसी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन में लाए जाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट का बेस है, लेक्चर का बेस है, चैप्टर का बेस है। देखिए, चैप्टर ये कहता है कि 2019-20 के फर्स्ट हाफ के दौरान लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी रही, सरप्लस काफ़ी रहा। फर्स्ट हाफ का मतलब यहाँ से यही है कि अप्रैल से लेकर के किसी भी ईयर की अप्रैल 1 से लेकर के नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इस फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की बात हो रही है, तो फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। इसके फर्स्ट हाफ में यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस दौरान अच्छा खासा रहा लिक्विडिटी। यहाँ पर डाटा अक्टूबर तक एक लिया गया है, उसके बाद फिर दिसंबर तक और नेक्स्ट ईयर की जनवरी तक, 2020 की जनवरी तक का भी लिया गया है। तो लिक्विडिटी कंडीशंस अच्छी खासी रही। उसके क्या ज़िम्मेदार, उसके कौन से कारण ज़िम्मेदार थे, फिर उनके बारे में समझाया गया। दूसरी तरफ यहाँ पर यह बताया कि जहाँ एक तरफ लिक्विडिटी कंडीशन अच्छी खासी रही, बैंक्स में सरप्लस पैसा पड़ा रहा, दूसरी तरफ क्रेडिट ग्रोथ उस तरह से बढ़ नहीं पाया है। बैंक्स की तरफ से जो क्रेडिट आना चाहिए, मार्केट में लोन्स आने चाहिए, वो नहीं आ पाए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ की तरफ से जो क्रेडिट आना चाहिए उस लेवल पर नहीं आ पाया। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो उतना गर्म नहीं रहा, वो ठंडा ही रहा, तो क्रेडिट की ग्रोथ नहीं हो पाई। इसके कारण भी हम समझेंगे क्या रीज़न्स रहे।
जो बैंक्स हैं उनका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है कमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का, वो लगभग वहीं पे रहा 9.3% तक। लेकिन हाँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ का थोड़ा बढ़ा, 6.1 से बढ़ करके 6.3% तक आ गया। नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आप इन्हें कह करके चलिए, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रही, लेकिन लास्ट में जा कर के 2019 के दिसंबर के अराउंड जा कर के आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मामले में इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नज़र आई। ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड नज़र आया। अदरवाइज़ इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रही, क्रूड के प्राइसेस कंट्रोल में रहे, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रही। लेकिन 2019 के दिसंबर के अराउंड आकर के इन्फ्लेशन बढ़ी और वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इन्फ्लेशन बढ़ती नज़र आई, यानी कि खाने पीने की चीज़ों की वस्तुओं में उनकी कीमतों में वृद्धि हो गई। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। तो इसी तरह से हर आस्पेक्ट पर ये डिस्कशन करेगा और हम वन बाय वन ही इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मॉनेटरी डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग 2019-20, ये एक टॉपिक आ जाता है। देखिए, कोई भी टॉपिक करने से पहले, इस लेक्चर के दौरान कोई भी टॉपिक आप कर रहे हैं, उसमें कुछ वर्ड्स आपको बार बार आएंगे, जैसे कि रेपो रेट आएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का वर्ड आएगा, फिर सेल एंड बाय स्वैप ऑप्शन आएगा आरबीआई का। ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। मैं आपको समझाते जाऊँगा, साथ के साथ ये रीजन हमने खाली रखा है इन्हीं चीज़ों को आपको समझाने के लिए। देखिए, मॉनेटरी डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग 2019-20 के दौरान ये बताया गया है इस चैप्टर में कि देखिए, जो आरबीआई है उसने मॉनेटरी पॉलिसी अपनी जो लाई, मॉनेटरी पॉलिसी का सिस्टम यहाँ पर यही रहता है। सिंपली आप इसे समझिए कि आरबीआई हमारी कंट्री में टारगेटेड इन्फ्लेशन सिस्टम चलता है। टारगेटेड इन्फ्लेशन सिस्टम के तहत ये होता है कि जो देश का सेंट्रल बैंक है या फेडरल बैंक है या जिसे रिज़र्व बैंक आप कहते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी रहती है कि वो जो पॉलिसी रेट्स हैं उनको मैनेज करके आपके देश में महंगाई को मैनेज करें। इसका उदाहरण कुछ इस तरह से समझिए कि वो किस तरह से ये करते हैं। उनके पास बहुत से टूल्स होते हैं। उन टूल्स में सपोज़ कीजिए कि एक टूल है कैश रिज़र्व रेशियो। ये कैश रिज़र्व रेशियो ये है कि जो बैंक्स हैं, बैंक्स के पास, आप बैंक के पास जाते हैं, आप बैंक के पास अपने डिपॉजिट्स रखते हैं। आपने एक सेविंग अकाउंट खुलाया, उसमें आपका पैसा पड़ा हुआ है, और आपने सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट खुलवाया तो उसमें आपका पैसा पड़ा हुआ है, या आपने कोई एफडी या आरडी ओपन करा ली, उसमें आपका पैसा पड़ा हुआ है। एक आपने टाइम डिपॉजिट खुलवा लिया, आपने बैंक एफडी आरडी वो टाइम के साथ ही मैच्योर होगी। एक आपने डिमांड डिपॉजिट खुलवा लिया, यानी कि सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट आपने जब चेक काटा उसमें से पैसा निकलेगा। तो अब ऐसे में ये डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स, ये जो टर्म डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स, ये बैंक के पास होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट रहता है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जाता है कि कुछ कैश जो है उसे रिज़र्व रखना पड़ता है आरबीआई के पास। आरबीआई का एक करेंट अकाउंट, आरबीआई के उस करेंट अकाउंट में सभी बैंक्स का कुछ हिस्सा, जितना भी बैंक्स का डिपॉजिट है उसका कुछ हिस्सा कैश की फॉर्म में रिज़र्व रहता है करेंट अकाउंट के पास। उस पैसे के ऊपर जो बैंक्स हैं उनको किसी तरह का कोई ब्याज नहीं देता आरबीआई। उस पैसे को बैंक्स जो हैं वो लैंड नहीं कर सकते। तो वो एक तरह से करेंट अकाउंट में रहता है आरबीआई के। तो मान लीजिए, सपोज़ कीजिए, यहाँ पे इमेजिन करिए कि किसी बैंक का टोटल डिपॉजिट ₹100 है और आरबीआई ने ये कहा है कि भाई जो सीआरआर है वो 5% है। अगर सीआरआर 5% है तो मान लीजिए इस बैंक को फिर अपने इस टोटल डिपॉजिट का 5% जो है वो करेंट अकाउंट में डालना है, आरबीआई के पास जमा रखना है। तो ₹5 वो अब उसके पास जमा रखेगा। इस पर ना तो इस बैंक को कोई इंटरेस्ट मिलेगा, ये पैसा आरबीआई के पास पड़ा रहेगा। दूसरी बात, अब ₹95 ही रह गए हैं बैंक के पास, तो इस ₹95 को वो लोन पे देगा, लेंड करेगा। मतलब कम पैसा है लेंडिंग के लिए इस बैंक के पास, तो इसकी वजह से मार्केट से लिक्विडिटी स्क्वीज़ हो जाएगी। लेकिन सपोज़ करिए कि अब आरबीआई चाहता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाए, बैंक ज़्यादा लोन दें, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आए, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए बैंक सीआरआर कम कर देगा। सीआरआर कम करने का मतलब, मान लीजिए बैंक ये कह दे कि आज से सीआरआर 2% है, और 2% का होने का मतलब यहाँ पर यह है कि अब उस बैंक को उस ₹100 के डिपॉजिट के मुकाबले सिर्फ और सिर्फ ₹2 ही आरबीआई के पास जमा रखने हैं, यानी कि ₹98 उस बैंक के पास बचेंगे लैंड करने के लिए। तो पहले कंपैरेटिवली अब ₹3 ज़्यादा बच रहे हैं लैंड करने के लिए, तो अब वो ज़्यादा लैंडिंग करेगा, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, लोग ज़्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे, उसकी वजह से सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्शन का एक साइकिल चल पड़ेगा, रोज़गार का निर्माण होगा। जो लोग रोज़गार पर जाएंगे उनके हाथ में पावर आएगी, इससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी और ये एक सिस्टम चेंज हो जाएगा पूरी तरह से। तो कुल मिलाकर के मार्केट में लिक्विडिटी यदि बढ़ाना है
तो फिर CRR कम कर दिया जाएगा RBI के द्वारा। अगर मार्केट से लिक्विडिटी को खींचना है, कम करना है, क्योंकि ज़्यादा लिक्विडिटी हो जाएगी तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो लोग ज़्यादा डिमांड करने लगेंगे, उसकी वजह से फिर सप्लाई उतनी नहीं रहेगी, तो महंगाई होनी शुरू हो जाएगी। महंगाई एक बार अगर शुरू होनी हो जाए तो फिर जो रुपए की कीमत है वो गिर जाती है, क्योंकि पहले 100 रुपये में आप जो सामान ले पाते थे, अब वो 100 रुपये में उतना सामान नहीं ले पाएंगे, क्योंकि महंगाई हो गई। तो मतलब यही है कि रुपए की कीमत गिर गई है। तो इसकी वजह से फिर रुपए की कीमत को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम रुपए दे करके डॉलर ख़रीदते हैं और उन्हीं डॉलर से हम विदेशों से सारा सामान इंपोर्ट करते हैं, ख़रीदते हैं, और ऐसे में हम बहुत भारी भरकम इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए यदि हमें ज़्यादा रुपए दे करके डॉलर लेना पड़े, क्योंकि रुपया कमज़ोर हो चुका है, इससे डॉलर की कीमत भी बढ़ती चली जाती है, रुपया और कमज़ोर होता जाता है, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता चला जाता है। तो रुपये की कीमत को बनाए रखना होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए फिर यदि लिक्विडिटी को मार्केट से खींचना है तो CRR वो बढ़ा देगा। तो CRR बढ़ा देने का मतलब लिक्विडिटी मार्केट से खींच लेना, CRR यानी घटा देने का मतलब लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ा देना। इसी तरह से एक रेपो रेट सिस्टम रहता है, रेपो रेट होता है और एक रिवर्स रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट। क्या मतलब है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का? रेपो रेट यहाँ पर रीपरचेजिंग रेट है। मतलब यहाँ पर यह है, ध्यान से समझिए कि रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर जो RBI है वो लोन देता है बैंक्स को। यानी कि आपको बैंक लोन की ज़रूरत है, आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक को लोन मिलता है RBI से, बैंक RBI से पैसा लेते हैं। तो जब बैंक RBI से पैसे लेता है तो उस समय में RBI जो रेट चार्ज करता है, उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसे रेपो रेट कहा जाता है। तो अब मान लीजिए कि RBI ये चाहता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाए, तो RBI क्या करेगा, सपोज़ कीजिए कि वो जितना भी उसका इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा, यानी कि रेपो रेट चल रहा होगा, वो उसे कम कर देगा। उसने उसे 3% पे कर दिया। अब अगर उसने रेपो रेट कम कर दिया, मान लीजिए कि रेपो रेट कम कर दिया है, तो ऐसे में रिवर्स रेपो रेट भी कम हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट बिल्कुल रेपो रेट का उल्टा है। ये वो रेट होता है जिस रेट पर RBI बैंक से पैसा लोन पे लेता है। यानी कि रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर बैंक्स RBI से पैसा लोन पे लेते हैं, यानी कि उन्हें 3% पे पैसा लोन पे मिला RBI को, अब बैंक जो है वो 3% ब्याज भरेंगे। और रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर RBI वो पैसा वापस लेता है बैंकों से, और ये 3% से कम ही रहेगा, ये 2.5% या 2% के अराउंड रहेगा सपोज़ कीजिए। तो ऐसे में जब रेपो रेट कम हो जाता है तो रिवर्स रेपो रेट भी कम हो जाता है। इसका ड्यूअल इम्पैक्ट आता है मार्केट पे। जब रेपो रेट कम हो गया, यानी कि कम रेट पर अब बैंक को लोन मिला है, तो बैंक भी अब फर्दर कम लोन रेट पर लोगों को लोन देगा। तो इंटरेस्ट रेट जब कम हो जाएगा, आपकी यहाँ EMI का खर्चा कम हो जाएगा। पहले आप 10,000 रुपये EMI भरते थे, अब आपकी 8,000 ही EMI जा रही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया, आपकी जेब में 2,000 एक्स्ट्रा बचा है, आपकी लिक्विडिटी बढ़ी है, आप उसे खर्चेंगे, इसकी वजह से डिमांड क्रिएट होगी और इसकी वजह से प्रोडक्शन साइकिल चल पड़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, अर्थव्यवस्था चल पड़ेगी। वही साइकिल जो मैंने आपको बताया, वर्चुअस साइकिल, GDP ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ गई। आपकी जेब में 10,000 पहले आपकी जेब से निकलता था, अब आपकी जेब में से 8,000 रुपये निकल रहा है, 2,000 रुपये बच रहा है। ठीक इसी तरह से बैंक्स कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम मार्केट में ही डालें। वो पैसा RBI में डालना नहीं चाहेंगे, क्योंकि रेपो रेट तो कम है ही है, उसके साथ रिवर्स रेपो रेट भी कम हो गया। तो अगर वो वही पैसा उठा करके रिवर्स रेपो रेट की दर पर RBI में डाल देंगे, तो उनको तो 2% के अराउंड ही सिर्फ RBI ब्याज देगा। तो वो कोशिश करेंगे बैंक की हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में ही डालें। यानी कि एक तो उनमें टेंडेंसी नहीं होगी कि पैसा सिक्योर जगह पे डाल दें, RBI के पास कोई चक्कर नहीं है, 2% आता जाएगा, 2% काफ़ी कम है। वो ये देखेंगे कि रिवर्स रेपो रेट कम चल रहा है, एज़ कम्पेयर हमें मार्केट से अच्छा रेट मिल रहा है, हम लोन देंगे। और दूसरी तरफ लोन सस्ते देंगे, क्योंकि पीछे से भी लोन सस्ता मिल रहा है RBI से, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मार्केट में लिक्विडिटी जब बढ़ानी हो तो रिवर्स रेपो रेट घटा दिया जाता है, रिवर्स रेपो रेट भी साथ में ही घट जाता है। और मार्केट में जब लिक्विडिटी घटानी हो, यानी कि RBI को अब दिख चुका है कि भाई मार्केट में काफ़ी पैसा है, लिक्विडिटी काफ़ी है, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो RBI फिर यहाँ पर क्या करेगा कि रेपो रेट बढ़ा देगा। 3% की बजाय वो 5% पर बैंक को लोन देगा। तो जब बैंक को लोन महंगा मिल रहा है तो बैंक भी आगे अपने प्रॉफिट मार्जिन बाकी सब रख के लोन आगे फर्दर महंगा देगा। और ऐसे में आपकी जेब में से 8,000 की बजाय अब वापस से 10,000 EMI कटने लगी है, जेब में अब पैसा एक्स्ट्रा बचता नहीं है, आप खर्चा करेंगे नहीं। जब डिमांड ही नहीं क्रिएट करेंगे तो जो डिमांड ज़्यादा बढ़ी हुई थी, जिसके मुकाबले सप्लाई शॉर्ट थी, अब डिमांड फॉल करने लग जाएगी, तो सप्लाई और डिमांड बराबर आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसकी वजह से जो महंगाई है वो कंट्रोल में हो जाएगी, रुपए की कीमत जो है वापस से स्थापित होने लग जाएगी। एक चीज़ ये है। दूसरी बात,
जब रेपो रेट बढ़ेगा 5% तो नेचुरली उसके साथ रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ जाएगा। सपोज़ कर लीजिए 4% हो जाएगा, तो फिर बैंक से देखेंगे कि अब रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा हुआ है और सेफ एंड सिक्योर एवेन्यू आरबीआई है, तो आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट कर लोन पे दे देते हैं, आरबीआई को पैसा दे देते हैं, ऐसे में 4% वहाँ से मिल जाएगा, तो उनकी टेंडेंसी भी मार्केट में देने की कम हो जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह से CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से आरबीआई जो है वो कंट्रोल करता है कि कितनी लिक्विडिटी बाज़ार में हो, और इसका चैनल रहता है कि बैंक के वाया जो क्रेडिट है उसके इंटरेस्ट रेट। और यही हैं जो टूल्स हैं आरबीआई के, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी है सारी, क्योंकि मनी के सर्कुलेशन को लेकर के ही सारा प्रोसेस किया गया है, इसलिए इसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। एक SLR रहता है, इसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। इसमें भी यही रहता है कि जो बैंक्स हैं, इसमें कुछ वर्ड होते हैं, ग्रॉस टाइम एंड टर्म डिपॉजिट्स, नेट टाइम एंड टर्म डिपॉजिट्स, ग्रॉस टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स, नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स, इस तरह के वर्ड्स रहते हैं। आप नेट और ग्रॉस पे अभी मत जाइए, सिंपली समझिए कि मान लीजिए बैंक के जितने भी डिपॉजिट हैं, उस डिपॉजिट में से बैंक को कुछ पैसा, जितना % बताया जाएगा स्टैट्यूटरी, ये एक तरह की स्टैट्यूटरी यानी कि वैधानिक तौर पर ये मान्य है बैंकों के ऊपर। बैंक नहीं माने तो इस पर पेनल्टी लगती है। अल्टरनेटिव फ्राइडे पे बैंक की चेकिंग होती है, बैंक को बताना पड़ता है कि हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये माननी ही पड़ेगी, स्टैट्यूटरी नियम है ये। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब फिर यही है कि जितना भी उस बैंक का डिपॉजिट है, उस डिपॉजिट का उतना % अमाउंट जितना कि SLR में बताया गया, सपोज कीजिए 25%, तो 25% बैंक्स को रिजर्व रखना है ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कैश कन्वर्टेबल्स, यानी कि या तो आप उसे गोल्ड में रख लीजिए, सिल्वर में रख लीजिए, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज़ करके रख लीजिए, प्रोमिसरी नोट्स परचेज़ करके रख लीजिए, इस तरह की चीज़ें आप रख लीजिए ताकि आप उन्हें इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो किसी भी इस फॉर्म में पैसा आपको रखना है जिसे आप इमीडिएटली कैश की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी है, बैंक्स से ये काम करवाता है आरबीआई, क्योंकि उसको ज़रूरत है कि जो लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया है बैंक्स में, उनके इंटरेस्ट सिक्योर रहने चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उनको पैसा वापस देना है। अगर बैंक किसी भी तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में चला गया है या बैंकरप्सी की जैसी परिस्थितियां कोई आ रही हैं, तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये रखा गया है कि जितना भी आपका डिपॉजिट है उसके एवज में इतनी रेशियो में आपको रखना है। तो मान लीजिए 25% है, तो फिर ज़्यादा इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, सिल्वर और गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट्स के अदर नोट्स के फॉर्म में वो पैसा रखा जाएगा, और उस पर गवर्नमेंट उतना इंटरेस्ट देती नहीं है, तो वो फंसा हुआ है पैसा बैंक का गवर्नमेंट के पास। बैंक ये ऑलवेज चाहेगा कि मैं ऐसे पैसे को निकाल करके कहीं और डाल देता, गवर्नमेंट से तो उतना इंटरेस्ट मुझे मिल ही नहीं रहा, बहुत कम मिल रहा है, और गोल्ड और सिल्वर पर भी मुझे कुछ कमाई नहीं हो रही है। तो ऐसे में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जब ज़्यादा हो तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। अगर लिक्विडिटी बढ़ानी हो तो आरबीआई SLR को कम कर देता है। मान लीजिए 18% तक ले आया है, तो अब सिर्फ और सिर्फ 18% ही रिजर्व रखना है, बाकी का फिर आप लोन पर दे सकते हैं। बॉन्ड नहीं है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में ही पैसा डालना है या गोल्ड और सिल्वर में पैसा डालना है, कहीं भी पैसा मार्केट में डाल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है तो SLR का यूज़ होता है। इस तरह से CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, इन चीज़ों का, इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके आरबीआई मैनेज करता है कि मार्केट में पैसा कैसा रहेगा, कितना रहेगा, कितना नहीं रहेगा। लिक्विडिटी का स्टेटस चेक होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, ये एक इंपॉर्टेंट माध्यम है। मेनली मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस जो रहता है वो इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल करना रहता है, इसके साथ साथ फिर वो ग्रोथ पर्सपेक्टिव को भी टारगेट करता है, इंटरेस्ट रेट को टारगेट करता है, बट मेन एस्पेक्ट इन्फ्लेशन को टारगेट करना है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आ जाती है ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, और स्वैप ऑप्शंस ऑफ बाय सेल स्वैप ऑप्शंस ऑफ डॉलर्स। यहाँ पर हम डॉलर्स की बात करते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन का सिंपल मतलब ये है कि सपोज़ कीजिए कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में दो चीज़ें कर सकता है आरबीआई। पहली चीज़ आरबीआई ये कर सकता है कि आरबीआई ये देख रहा है कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा कि जो लोग हैं उन लोगों से बॉन्ड परचेज़ करेगा। बॉन्ड परचेज़ करने का मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू करके पैसा रेज़ कर रखा था। बॉन्ड इशू करने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया अपने नाम पर, वो बॉन्ड बैंक्स ने अवेल कर लिया और गवर्नमेंट को पैसा दे दिया। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि इस बॉन्ड पर हम आपको इतना इंटरेस्ट में देंगे, तो इस तरह से बैंक्स को वो इंटरेस्ट मिलने लगा। तो एक तरीका ये हो गया। ये बॉन्ड जनता में भी आ जाते हैं, इंदिरा विकास पत्र, राजीव विकास पत्र, प्रधानमंत्री विकास पत्र, किसान विकास पत्र, आपने ये देखे होंगे। इस तरह से वो आपके पास भी आ जाते हैं। 5 साल का, 6 साल का उसमें कमिटमेंट रहता है कि इसके पास इतना रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह से बॉन्ड इशू करके पैसा ले लिया, पैसा अपने पास जुटा लिया, सरकार ने अपने खर्चे किए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अब दूसरा यहाँ पर अगर आरबीआई को ये नज़र आ रहा है कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आरबीआई यहाँ पर ये कर लेता है कि मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया है, लिक्विडिटी ज़्यादा है, इसको कम करने के लिए अब क्या किया जाए। इसको कम करने के लिए एक एस्पेक्ट ये है कि आरबीआई बॉन्ड सेल कर देगा। आरबीआई जब बॉन्ड सेल कर देगा तो मार्केट में लोग उस बॉन्ड को परचेज़ करेंगे, उनको ब्याज मिलेगा, इसके लिए वो पैसा आरबीआई को देंगे। तो बॉन्ड मार्केट में उतार करके आरबीआई मार्केट से पैसा जुटाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से वहाँ पर मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। ये फर्स्ट आस्पेक्ट। दूसरे आस्पेक्ट, अगर आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट में पैसा जो है वो कम हो गया है और अब मुझे मार्केट में पैसा उतारना चाहिए, तो फिर उसका दूसरा उपाय ये है कि पहले उपाय में उसने बॉन्ड परचेज़ किए थे, जिसकी वजह पहले उपाय में उसने बॉन्ड सेल किए थे, जिसकी वजह से उसने लोगों से पैसा मोबिलाइज़ किया था। अब दूसरे उपाय में वो क्या करेगा कि वो बॉन्ड सेल करेगा। अब जब बॉन्ड सेल करेगा तो आरबीआई को पैसा मिलेगा, और जब आरबीआई को पैसा मिलेगा, पहले में भी बॉन्ड सेल किए थे तो पैसा मिला, दूसरे में बॉन्ड परचेज़ करेगा। अब जब लोगों से बॉन्ड परचेज़ करेगा तो लोगों को पैसा वापस जाएगा, और लोगों को पैसा जब वापस जाएगा तो फिर अल्टीमेटली लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो सिंपल सा एस्पेक्ट ये है कि जब भी आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है और उसमें उसे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो सिंपली एक काम करता है कि वो बॉन्ड सेल करता है और मार्केट से पैसा खींच लेता है उन बॉन्ड्स को सेल करके। इसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। जब भी उसे लग रहा है कि मार्केट में अब लिक्विडिटी कम है, उद्योग धंधों को चलाने के लिए डिमांड पुश करनी पड़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो उसके लिए अब वो क्या करेगा, वो दोबारा से अपना रिवर्स प्रोसेस अपनाता है और उस प्रोसेस के तहत वो मार्केट को ये कहेगा कि अब आप अपने बॉन्ड मुझे दे दीजिए, मैं उनकी कीमत आपको भर रहा हूँ। तो वो मार्केट से बॉन्ड परचेज़ करेगा और अल्टीमेटली मार्केट में पैसा चला जाएगा, लिक्विडिटी चली जाएगी। तो जब लिक्विडिटी को खींचना हो, जब लिक्विडिटी घटानी हो, तो आप सिंपली एक काम करिए, अपने बॉन्ड सेल करिए, मार्केट से पैसा ले आइए। जब आपने मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना है तो आप सिंपली एक काम करिए कि आप मार्केट से बॉन्ड परचेज़ करिए और मार्केट को पैसा दे दीजिए। तो इस तरह से बॉन्ड परचेज़ करके और बॉन्ड सेल करके एक तरह से इसे डेट परचेज़ करना और डेट सेल करना ही होता है। इस प्रोसेस के माध्यम से आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस करके मार्केट में पैसा बढ़ाता है और घटाता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर ये आ जाता है जैसे बाय सेल स्वैप ऑक्शन। इसमें ये रहता है कि आरबीआई क्या करता है कि बैंक्स के पास फॉरेन करेंसी रहती है, मान लीजिए डॉलर है। अब आरबीआई को दिख रहा है कि लिक्विडिटी बढ़ानी है, तो आरबीआई बैंक को ये कहेगा, एक स्पॉट रेट डिसाइड हो जाएगा। सपोज़ करिए कि 70 रुपीज़ पर डॉलर स्पॉट रेट डिसाइड हो गया। इस स्पॉट रेट पे आरबीआई बैंक्स को ये कहेगा कि आपके पास ये डॉलर पड़े हैं, इस स्पॉट रेट पे 70 रुपये स्पॉट रेट के हिसाब से मैं ये डॉलर्स आपसे परचेज़ कर रहा हूँ, और ये डॉलर आपने परचेज़ कर लिए। अब मुद्दा ये है कि जब आरबीआई परचेज़ करेगा तो किस बैंक से कितना डॉलर परचेज़ करेगा, ये कैसे तय होता है, बोली लगती है वहाँ पर। 3 साल का मान लीजिए समय है। 3 साल का समय ये है कि इस पर ये शर्त रहती है कि ये बैंक, वही बैंक जो बैंक आज आरबीआई को डॉलर दे रहा है, वो 3 साल के बाद उतने ही डॉलर आरबीआई से वापस भी लेगा। लेकिन इसमें आप कहेंगे कि पहले आरबीआई ने वो डॉलर ले लिए उस बैंक से, फिर आरबीआई ने वही डॉलर उस बैंक को दे दिए। इसमें फिर हुआ क्या, उस बैंक आरबीआई को यहाँ पर क्या मुनाफा हुआ, क्या कमाई हुई, लिक्विडिटी तो बढ़ गई। तो उसका तरीका ये है कि किसी भी बैंक से आरबीआई उतने ही डॉलर लेगा जितने डॉलर परचेज़ करने के लिए वो बैंक बोली लगाएगा। बोली ये है कि उस बैंक को पैसों में ये बोली लगानी पड़ती है कि वो 3 साल के बाद कितने पैसे, उस 70 रुपये पर स्पॉट रेट पर कितने पैसे एक्स्ट्रा भर के वो डॉलर वापस लेगा। इस तरह के ऑक्शन के माध्यम से हर बैंक को अपना अपना हिस्सा मिलता है कि मेरे, जैसे मान लीजिए 1 लाख डॉलर बैंकों से परचेज़ कर रहा है आरबीआई, तो मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये ऑफ़र कि ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो 25,000 डॉलर दे रहा है आरबीआई को और बदले में उतना कैश ले रहा है, मतलब उतना पैसा ले रहा है। और पंजाब नेशनल बैंक का भी 25,000 डॉलर, कैनरा बैंक का भी 25,000 डॉलर, बैंक ऑफ बड़ौदा के भी 25,000 डॉलर, चारों को 25,000 डॉलर आरबीआई को देने को मौका मिला। और चारों ने ये वादा किया कि 3 साल के बाद हम आपसे ले लेंगे, और 70 रुपये जो आज स्पॉट कीमत तय हुई है ये तो देंगे ही देंगे, लेकिन बोली के दौरान 70 रुपये के ऊपर जितना पैसा हमने बोली लगाई है वो पैसा आपको उस समय फिर हम देंगे। इस तरह से ये सारी डील सेटल होती है, इसे स्वैप कहते हैं। तो जब पैसा लिया है आरबीआई ने, डॉलर लिए हैं, तो डॉलर के बदले में इंडियन करेंसी उनको दी है, तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी क्योंकि वो अब उस पैसे को लोन में डाल देंगे।
और जब 3 साल के बाद फिर वो आरबीआई क्या करेगा, उन्हें डॉलर वापस देगा, उनसे पैसा वापस मोबिलाइज करेगा रुपया, तो फिर इसकी वजह से लिक्विडिटी स्क्वीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से स्वैप ऑक्शन के माध्यम से भी आप लिक्विडिटी को बढ़ाते घटाते हैं। जब बैंक से आरबीआई डॉलर मोबिलाइज कर लेता है अपनी तरफ तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है, जब बैंक की तरफ वापस से डॉलर मोबिलाइज हो जाता है तो लिक्विडिटी कम हो जाती है। ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, पूरे चैप्टर में इनके ऊपर डिस्कशन की गई है। तो ये जो मॉनेटरी डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग 2019-20 में ये बताया गया है कि 2016 से ही एक नया मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इस्तेमाल में आया हुआ है, जिसके तहत हर 2-2 महीने पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC की मीटिंग होती है इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, कि ये देखने के लिए कि क्या रखा जाए, मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस क्या होना चाहिए, हमें रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट, इस तरह की चीज़ें, हमें क्वांटिटेटिव ईजिंग करनी है या क्वांटिटेटिव स्क्वीजिंग करनी है। क्वांटिटेटिव मतलब इन्हीं टूल्स को क्वांटिटेटिव टूल्स के तौर पर जाना जाता है कि हमें टाइट करना है मार्केट को, लिक्विडिटी को टाइट कर देना है, कम कर देना है, जिसके लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाएंगे, या फिर हमें लिक्विडिटी बढ़ा देनी है जिसके लिए इंटरेस्ट रेट कम कर दिए जाएंगे। ये सारा तरीका यहाँ पर सेटल होता है। उसके लिए ये कहा गया कि भाई 2016 से ही जो नया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सिस्टम स्टार्ट हुआ है, उसके तहत अब तक ये हुआ है कि 2019 में अप्रैल से लेकर के अब तक दिसंबर तक लगभग 5 बार बैठक हो चुकी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। और उस 5 बार की बैठक में पहले 4 बार में हर बार आरबीआई ने ये कोशिश की है कि रेपो रेट घटाए जाएं, और इस तरह से हुआ ये है कि जो रेपो रेट 2019 अप्रैल के अराउंड 6.25 के अराउंड चल रही थी, वही घट करके 2019 अक्टूबर में 5.15 के अराउंड आ गई। इसका मतलब कि लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आरबीआई ने न्यूट्रल पॉलिसी को छोड़ करके एकॉमोडेटिव पॉलिसी का स्टांस अपनाया है, जिसके तहत आरबीआई ने कोशिश की कि रेपो रेट को कम कराया जाए ताकि बैंक्स फर्दर लोन जो है वो सस्ते रेट पर दें, लोगों के हाथ में पैसा हो, लिक्विडिटी बढ़े। तो बैंक्स में लिक्विडिटी अच्छी खासी बढ़ गई, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें ये बताया गया है। चौथे राउंड्स तक, 4 राउंड्स तक तो लिक्विडिटी घटाई गई थी, 5वें राउंड में नहीं घटाई गई थी, उसका कारण भी हम आपको बता देंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा चीज़ इसमें यही बताई गई है कि आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन भी किया है, आरबीआई ने डॉलर स्वैप ऑप्शन भी अपनाया है। ओपन मार्केट ऑपरेशन हो या डॉलर स्वैप ऑप्शन हो, एक ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत 2 ओपन मार्केट ऑपरेशन किए, 27,000 करोड़ रुपया मार्केट में डाल दिया, और डॉलर स्वैप के तहत लगभग 35,000 करोड़ रुपया बाजार में डाल दिया। इस तरह से आरबीआई ने रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट्स घटा दिए, आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए, आरबीआई ने बाय सेल स्वैप ऑप्शन यूज़ किया डॉलर्स के कॉन्टेक्स्ट में। ये सारे टूल्स अपना करके आरबीआई ने कोशिश की है कि किसी तरह से लिक्विडिटी को फ्यूज़ किया जाए, और 2019 के फर्स्ट हाफ के दौरान लिक्विडिटी काफ़ी सफिशिएंट रही, सरप्लस रही, ये बताने की यहाँ पर कोशिश की गई। ये बताने की कोशिश भी की गई कि आरबीआई के डिफरेंट इंडेक्सेस के थ्रू और इंटरनेशनली और नेशनली सभी इंडेक्सेस के थ्रू ये पाया गया कि 2019-20 के दौरान पूरी तरह से नेशनली और इंटरनेशनल लेवल पर डिमांड कम रहेगी, इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ कम रहेगी। इसकी वजह से जीडीपी फिगर्स को रिवाइज़ किया कि 2019-20 में जीडीपी फिगर्स 5% के अराउंड रहेंगी, तो जीडीपी फिगर्स डाउनवर्ड रिवाइज़ की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट यहाँ पर बताया गया है। थर्ड आस्पेक्ट यहाँ पर यह बताया गया है कि जो ग्रॉस यहाँ पर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो लगभग कमर्शियल बैंक्स के वहीं खड़े हैं 9.3% के अराउंड, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के बढ़ चुके हैं, 6.1 से 6.3 हुए हैं। उसका कारण भी आपको बता दिया जाएगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ में क्राइसिस आए, IL&FS क्राइसिस हमने आपको पढ़ाया था, दीवान हाउस फाइनेंस लिमिटेड DHFL का क्राइसिस हमने आपको अच्छे से पढ़ाया था कि किस तरह से IL&FS की जो सब्सिडरीज़ हैं उनके जो बोरोवर्स थे उन्होंने लोन वापस नहीं किए, सब्सिडरीज़ वहाँ पर फेल होती नज़र आई, IL&FS पूरी तरह से फेल होता नज़र आया, और जिन लोगों ने इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ को पैसा दिया था डेट की फॉर्म में कि ये फर्दर लोन पे बांटे, उन कंपनीज़ को टेंशन हुई, उन्होंने पैनिक में अपना पैसा वापस निकालना चाहा, और अल्टीमेटली NBFCs को फर्दर लोन भी मिलने बंद हो गए, जिसकी वजह से अपनी पोजीशन को सुधार नहीं पाए। इसमें हमारे पीछे काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं, वॉल्यूम 1 में भी मैंने आपको बताया। तो ये परिस्थिति यहाँ भी बताई गई है कि ये परिस्थिति दुखदाई है, परेशानी का यहाँ पर कारण है। करेंसी के मामले में ये बताया गया, मनी एग्रीगेट्स के मामले में बताया गया कि रिज़र्व मनी जो है वो रिज़र्व मनी बढ़ी है 2019 के दौरान। आपको 2019-20 के इस इकोनॉमी के दौरान रिज़र्व मनी आपको बढ़ती नज़र आई है। कई तरह के मॉनेटरी एग्रीगेट्स होते हैं, इसमें से जैसे रिज़र्व मनी जो होती है उसमें पहली चीज़ आ जाती है कि करेंसी इन द सर्कुलेशन। करेंसी इन सर्कुलेशन ये होता है कि कितनी करेंसी अब तक आरबीआई ने टोटल इशू की है, उसमें से माइनस कर दो वो करेंसी जो आरबीआई ने वापस बुला ली अपने पास। उसके बाद जो फिगर आती है वो होती है करेंसी इन सर्कुलेशन। करेंसी इन सर्कुलेशन ये होता है कि पहला इसका एस्पेक्ट ये है कि जो करेंसी
जो पैसा लोगों के पास है, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो पैसा बैंक्स के पास है कैश रिजर्व की फॉर्म में, इस दोनों को मिलाकर के करेंसी इन सर्कुलेशन बन जाता है। तो करेंसी इन सर्कुलेशन फर्स्ट एस्पेक्ट, प्लस इसमें अगर आप वो डिपॉजिट कर दें जो बैंक्स आरबीआई के पास डिपॉजिट्स करते हैं, सेकंड एस्पेक्ट जो अदर बैंक्स के अदर डिपॉजिट्स आरबीआई के पास होते हैं, इसको मिला करके एक रिजर्व मनी बनती है। इस रिजर्व मनी को हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं क्योंकि ये बेस होता है मॉनेटरी सिस्टम का, मॉनेटरी एग्रीगेट्स का, कंट्री करेंसी सिस्टम का यही बेस होती है जो फर्स्ट M0 होती है। इसे M0 कहा जाता है, इसे रिजर्व मनी भी कहा जाता है, बेस मनी भी कहा जाता है, मॉनेटरी मनी भी कहा जाता है, और इसी को हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है। हाई पावर्ड इसलिए क्योंकि इसमें दम होता है पैसा बनाने का। ये अगर बढ़ती है, ये थोड़ी सी ब्रॉड होती है तो फर्दर ब्रॉड मनी और ब्रॉड हो जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर इसमें थोड़ा भी करेंसी इन सर्कुलेशन इसका कंपोनेंट है, थोड़ा भी आरबीआई यदि नई करेंसी मार्केट में डालेगा गवर्नमेंट के माध्यम से, कि गवर्नमेंट ने आरबीआई के पास सिक्योरिटीज़ रखी और आरबीआई से पैसा मोबिलाइज़ किया, उसके लिए गवर्नमेंट को आरबीआई ने पैसा नई करेंसी जनरेट करके दी, तो थोड़ा भी पैसा नया जनरेट होता है, मान लीजिए 5,000 करोड़, तो वो जब बैंक्स में एंटर होता है, बैंक्स उसे जब लोन में बांटते हैं तो वो लोगों को लोन में मिलता है, तो 5,000 करोड़ जब एक हज़ार करोड़ करके 4-5 लोगों को मिला, तो उन्होंने एक हज़ार करोड़ तो बैंक का वापस कर ही दिया, तो 5,000 करोड़ तो आ गया। लेकिन हर किसी ने जिसको 1,000 करोड़ दिया था उसने अपने बिजनेस से 5-5 हज़ार करोड़ कमाया, तो 5-5 हज़ार करोड़ कमाया, 1-1 हज़ार आरबीआई को बैंक्स को वापस किया, 4-4 हज़ार करोड़ उनके पास रह गया, पाँचों के पास, तो 20,000 करोड़ नया आ गया, 5,000 करोड़ वापस बैंक में आ गया। तो इस तरह से बहुत बड़ी मनी का सृजन हो गया उस रिजर्व मनी में जब हमने एक्सपेंशन कर दिया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए इसे हम हाई पावर्ड मनी के तौर पर भी जानते हैं। तो हाई पावर्ड मनी के कॉन्टेक्स्ट में आरबीआई यही कहता है कि इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो करेंसी इन सर्कुलेशन है। तो ये बताता है कि 2019-20 में ये देखा गया है कि रिजर्व मनी में बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो करेंसी इन सर्कुलेशन है उसमें बढ़ोतरी हुई है। उसका सीधा सा कारण यही है कि लिक्विडिटी पोजीशन बहुत बेटर रही, लिक्विडिटी अच्छी खासी रही, इसकी वजह से ये हुआ। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस सस्ते रहे, इसकी वजह से इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं थी, इसकी वजह से करेंसी लोगों के पास अच्छी खासी रही, करेंसी सर्कुलेशन में रही। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन किया, बाय सेल स्वैप ऑप्शन यहाँ पर अपनाया, पॉलिसी रेट्स को कम किया, ये सारे कारणों से करेंसी जो है वो बनी रही, करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ा रहा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके में और भी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं रिजर्व मनी के अंदर, उसमें ये भी आता है कि नेट डोमेस्टिक एसेट्स क्या हैं आरबीआई के। नेट डोमेस्टिक एसेट्स का मतलब ये है कि आरबीआई ने कितना लोन दे रखा है सरकार को। यहाँ पे इसको इस तरह समझिए कि सरकार को कितना लोन दे रखा है, वो तो एसेट ही है आरबीआई का। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2018-19 में मैंने ये बताया कि जो रिजर्व मनी है उसके कंपोनेंट है, कंपोनेंट में एक है करेंसी इन सर्कुलेशन कंपोनेंट, दूसरा है बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई, तीसरा है अदर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ये तीनों मिलकर के मान लो कंपोनेंट बनते हैं, अदर कंपोनेंट भी ये तीन मिलकर के। इसमें से ऐसे कौन से कंपोनेंट ने वेरिएशन दिखाई कि हमें रिजर्व मनी बढ़ी हुई नजर आई? तो इसमें से करेंसी इन सर्कुलेशन वाले ने हमें वेरिएशन दिखाई जिसकी वजह से रिजर्व मनी बढ़ी हुई नजर आई। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़। अब ये करेंसी इन सर्कुलेशन वाले ने वेरिएशन क्यों दिखाई, ये क्यों ग्रो करता हुआ नजर आया? उसका रीज़न ये है, उसका सोर्स क्या है? कॉम्पोनेंट साइड पे तो करेंसी इन सर्कुलेशन, इसका सोर्स क्या है? सोर्स इसका ये है कि 2018-19 में इसका सोर्स ये था कि सरकार को जो डेट दिया आरबीआई ने, उसके माध्यम से सरकार ने खर्चा किया, सरकार ने निवेश किया, बाजार में पैसा उतारा, उसके माध्यम से इसकी वजह से करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ा। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि 2019-20 में ये हुआ है कि नेट फॉरेन एसेट्स बढ़े हैं आरबीआई के, यानी कि नेट फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स बढ़ गए सर आरबीआई के पास, काफ़ी हद तक डॉलर्स आ गए। मैंने बताया आरबीआई ने डॉलर मोबिलाइज भी किए, उसकी वजह से आरबीआई ने बदले में जो पैसा रिलीज़ किया वो मार्केट में फैला, तो करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ी, इसलिए इस कंपोनेंट में उछाल पाई गई। तो नेट डोमेस्टिक एसेट्स एक टर्म होगा, नेट फॉरेन एसेट्स एक टर्म होगा, इस तरह से ये सोर्स के तौर पर जाने जाते हैं। और कंपोनेंट मैंने आपको बता दिया। तो कंपोनेंट में रिजर्व मनी में ग्रोथ पाया गया है, ये बताया गया है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में अब करेंसी है। 2016 के डिमोनेटाइजेशन के बाद एक अनयूजुअल सा ट्रेंड नज़र आया, फिर 2017-18 में रीमोनेटाइजेशन हो गया। इस अनयूजुअल ट्रेंड की बजाय वापस से मॉनेटरी एग्रीगेट्स अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड में स्टेब्लिश हो चुके हैं। ये बताने की कोशिश की गई है कि एक स्टेबिलिटी आ चुकी है मॉनेटरी मैनेजमेंट के क्षेत्र में, और वापस से ये करेंसीज अपना ट्रेंड दिखाना शुरू हो चुकी हैं। अब बाज़ार में करेंसी है, सर्कुलेशन में है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह से ब्रॉड मनी का कंसेप्ट आ जाता है। ब्रॉड मनी में क्या आ जाता है? करेंसी इन सर्कुलेशन तो होता ही होता है, उसके अलावा जो आप बैंकों के पास टाइम डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स जमा कराते हैं वो भी होता है। इसके अलावा ये होता है कि इसमें जो बैंक्स गवर्नमेंट को डेट देते हैं वो भी इंक्लूडेड होता है। तो अब ब्रॉड मनी जो है उसमें भी एक ग्रोथ देखी गई है, ब्रॉड मनी में भी ग्रोथ देखा गया। और ब्रॉड मनी में ग्रोथ का कॉम्पोनेंट कौन सा ज़्यादा था?
इसमें जो ब्रॉड मनी में ग्रोथ देखी गई उसका कंपोनेंट था कि बैंक्स के टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स दोनों बढ़े हैं। यानी कि अब लोगों के अंदर वो जो एक थर्स्ट थी, एक क्वेस्ट कह सकते हैं, एक पैनिक क्रिएट हो गया था डीमोनेटाइजेशन के बाद कि भाई अपने पास अब वापस से कैश गेन करना है, करेंसी रखनी है, वो सरकार बताना चाहती है कि कम हो रही है। अब लोग डिपॉजिट्स रख रहे हैं बैंक के पास, तो जैसे कि डिमांड डिपॉजिट्स हैं, टाइम डिपॉजिट्स हैं, ये बढ़ रहे हैं। इसी वजह से ब्रॉड मनी बढ़ रही है, क्योंकि ब्रॉड मनी में टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स का अच्छा खासा हिस्सा होता है, कंपोनेंट होता है। तो इसी कंपोनेंट की वजह से ब्रॉड मनी का सृजन हो रहा है। लोगों से अंदर वो पैनिक चला गया, वो टेंडेंसी चली गई। कैश को अपने पास दबा करके रखने की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन कैश को दबा के रखने की टेंडेंसी अभी भी है, चाहे डिपॉजिट्स बढ़ भी रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका फिर सोर्स पूछा गया कि सोर्स क्या है। सोर्स यही है कि जो बैंक्स ने